अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शराब। मुल्क भर में 28वीं तरमीम की बातगश शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुख्तलिफ रवाबित कायम किए जा रहे हैं और बाज़ तौर पर तासुर ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है शायद नए इंतजामी यूनिट की तरफ मामला जा रहे हैं। दूसरी जानिब कराची बार इलेक्शन का मामला भी अपनी जगह बरकरार है। कराची में बार इलेक्शन के इंतखाबात अब तक मुलतवी हो रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, मुख्तलिफ मेंबरान की जानिब से धांधली के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के दो मायनास कानूनदान एडवोकेट आमिर नवाज वराई जो कि सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं और पी सैयद असदुल्ला शाह राजदी जो कि साबिक़ जज हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आमिर साहब, 28वीं तरमीम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 28वीं तरमीम की बातगश हो रही है, बार बार बात ये की जा रही है कि शायद नए सूबों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, कुछ फंड्स एलोकेशन पर भी मामला हैं। किस तरह से वकला बरादरी इस मामला को देख रही है? देखें, वकला बरादरी जितनी भी है वो इसको बड़ा सीरियसली देख रही है और जो उनकी अप्रीहेंशंस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है और उन सब के जो रीज़न है, देखें, जो एक रूलिंग पार्टीज़ या दीगर रूलिंग पार्टीज़ जब 26वीं अमेंडमेंट आ रही थी, 27वीं अमेंडमेंट आ रही थी, तो उस वक्त हमने कहा था कि अब जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं ये इन फ्यूचर आपके ही गले में आएंगी और फाइनली उसका जो रिज़ल्ट है, उनको जो इनाम मिलेगा वो 28वीं अमेंडमेंट की सूरत में निकलेगा। मैं यही कहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि चीज़ें मोहब्बत से चलें, प्यार से चलें, तो गवर्नमेंट को फर्दर अमेंडमेंट से अवॉइड करना चाहिए और जो पहले वाली अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलरेडी चैलेंज हुई हैं। पहले उनको डिसाइड कर लें कि वेदर वो जो कोर्ट उस पर अपनी एक वर्डिक्ट दे दे कि वो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो सही है या गलत है। अब जब वो बात करते हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स की या दीगर कोई और इशू की, तो उन्होंने हर चीज़ मुबहम रखी हुई है। वो एक टेस्ट होता है ना, वो हम टेस्टर लगाते हैं, बिजली चेक करते हैं कि आ रही है या नहीं आ रही। वो लोगों में बातें फेंक कर कोई प्रॉपरली जो है एक चीज़ सामने नहीं रख रहे और टेस्ट कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो मेरी नज़र में 28वीं अमेंडमेंट जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो चीज़ें जो हैं वो मेरी नज़र में एक, अगर आप उसके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देखेंगे या इवन आप करंट सिनेरियो में भी देखते हैं, शॉर्ट लेवल में भी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आएगा। साहब, यही सवाल आपसे भी मैं ही करना चाहूँगा। 28वीं तरमीम की जो बात गश की जा रही है, नए सूबों के क़याम की भी बात की जा रही है, फंड्स एलोकेशन का मसला भी अपनी जगह बरकरार है। सर, अब कैसे देख रहे हैं मौजूदा हालात का? हुकूमत की जानिब से एकदम किस तरह से वकला बरादरी देख रही है? सर देखें, एक चीज़ तो तय है कि जिस तरह 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट्स आई आइन में, आखिर तक ड्राफ्ट किसी को नहीं बताया। ये कंसीलमेंट जो है ये बदनीयती कहलाती है लॉ की ज़बान में। इसी तरह ये जो 28वीं अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिविस्ट जिसको कहते हैं कि आने वाली है, इसके बारे में भी कोई डॉक्यूमेंट आपको किसी अखबार में, किसी प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको नहीं मिलेगा। अभी तक जो डिस्कशंस हुई है पॉलिटिशियन से, लॉयर से, तो तीन चीज़ें वाज़ेह हैं कि ये जो करने जा रहे हैं। सबसे पहले 18वीं अमेंडमेंट जो थी उसमें जो है, जो फेडरेशन होती है, वफाकियत होती है, वफाकियत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है। तो जरदारी साहब के दौर में जो है ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसी तरह मेंटेन की गई जैसे पाकिस्तान बनते वक्त जो है वो बहुत सारी डिमांड्स ये थी कि सेंटर जो है वो वीक होगा और प्रोविंसेस जो है वो ज़्यादा जो है वो खुद मुख्तियार होंगे अपने अपने उन सब्जेक्ट्स में जो प्रोविंसेस जैसे तालीम है, लॉ एंड ऑर्डर है, जुडिशरी है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरह। वो 18वीं तरमीम में जो है वो NFC अवार्ड भी जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो सूबों को चला गया और आजकल कहते हैं कि वफाक जो है वो यतीमों की तरह सूबों की तरफ देखता है। ये चीज़ भी एक जो है वो सेंटर का इशू है। तीसरी बात जो चल रही है, यानी सबसे पहले तो आपके जो है वो NFC अवार्ड को अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, 18वीं अमेंडमेंट को कमज़ोर करने की। दूसरी जो है वो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो हता के फेडरेशन में होता ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट
और फिर लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। लेकिन हमारा बदकिस्मती ये है कि आइन की आर्टिकल 144A है, उसमें लोकल गवर्नमेंट को टेक कर दिया इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। अब वो सुपरवाइज भी वो करती है, फंडिंग भी वो देती है, और वो जो प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर होती है, डिवीजन ऑफ पावर होती है, वो नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए जो कराची वालों की या हैदराबाद वालों की जो आवाज़ें आती है, हालांकि यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। थर्ड जो टीयर है जो बड़ा खतरनाक है, जिस पे आमिर साहब जो है मेरे भाई है वो ज़्यादा बोलते हैं हमसे, और हम यहीं से एजुकेट हुए, वो है कि नए यूनिट्स बनाना, कि भाई 10-12 बना दे। मुल्तान की बात हो रही है, कराची हैदराबाद को मिला के ये वो। अब ये तीन चीज़ें जो है वो अभी तक जो है वो एक कंसील्ड डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें से आ रही है एप्रीहेंशन, फिर जब सामने आएंगी तो और ज़्यादा ओपनली बोलेंगे। अभी तक चीज़ें यही चल रही। आमिर साहब, ये नए इंतजामी यूनिट की जो बात की जा रही है, ख़ास तौर पर जो मसला तकरीबन सिंध की अपोजिशन की जमातें भी इस चीज़ को मुस्तरद कर रही हैं, सिवाय एमकेएम का शुरू से ये मुतालबा रहा है कि कराची को अलग सूबा बना दिया जाए या कराची को बाख्तियार मजबूत बलदियाती निज़ाम दे दिया जाए। तो सर, आप भी कराची में रहते हैं, आपका ताल्लुक भी कराची से, क्या कराची के मसाइल का हल अमूमन यही है कि अलग सूबा बना दिया जाए या वफाक के हवाले कर दिया जाए? देखें, सूबा बनाना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। सही, आप देखेंगे कि माजी में जमात इस्लामी की भी गवर्नमेंट रही, माजी में एमकेएम की भी गवर्नमेंट रही, और मुशर्रफ दौर में बहुत मजबूत गवर्नमेंट रही, और फिर अभी भी करंट भी गवर्नमेंट उनकी चल रही है। एक बात आप समझ लें, जब तक पॉलिटिकल पार्टी सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकती तब तक वो कुछ भी कर लें, वो हैंडीकैप है। इसलिए ये एक्सक्यूज़ देना सही है। एक बड़ी तादाद जो है वो इस चीज़ में है कि चले हमें एक अलग सूबा मिल जाएगा या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके कंट्रोल में चली जाएगी। लेकिन आप जितना बंटोगे उतना कमज़ोर होगे। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है, देखें, फैमिलीज़ होती है ना, जब सब पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं आपकी ताकत और होती है, जब आप अलग अलग अपने अपनी जगहों पे चले जाते हैं तो आपकी ताकत डिवाइड हो जाती है। तो ये डिवीज़न जो है ये कमज़ोरी देगी, ये ताकत नहीं देगी, स्ट्रेंथ नहीं करेगी। तो मेरी नज़र में उनके ओपिनियन की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हाँ कुछ रिजर्वेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उनकी रिजर्वेशंस को देखना चाहिए और उनको उनके साथ बैठना चाहिए। सबसे पहले तो उनको उनके साथ बैठ के उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आपकी क्या रिजर्वेशन है, क्योंकि जो बड़ा होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो छोटे से पूछता है कि भाई आपको क्या तकलीफ है। लेकिन अगर वो इग्नोर करेंगे, वो बोलेंगे सही है आपके वोट की हमें ज़रूरत नहीं, हमारी तो गवर्नमेंट चल रही है, आपसे हमारा लेन देन क्या है, तो उसका नतीजा इस तरीके की डिमांड्स की सूरत में निकलेगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे जो सिंध की सबसे बड़ी पार्टी है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ बैठे, उनके खदशात को दूर करे और उनको बताए कि भाई जो भी अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या कहीं आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है या कोई आप में एहसास कमतरी आ रहा है, तो उस पे उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक बेटर वे होगा एज कंपेयर टू कि अगर आप एक नया यूनिट बना दें, यूनिट के बाद एक नया इशू चल पड़ेगा, नया इशू चलेगा। देखें, ये अभी लड़ रहे हैं, सही है, नया इशू चलेगा जब कराची उस पे आएगा तो यहाँ पे भी एक पश्तून बड़ी आबादी है, पंजाबी बड़ी आबादी है, बलोचों की बड़ी आबादी है, खाली एक सेक्टर नहीं है। अगर ऐसा लगे सिंधी की एक बड़ी आबादी है, उर्दू स्पीकिंग की मतलब इन सब की एक बड़ी आबादी है, सही है। अब इन सब का भी तो एक ना एक वो आएंगे, दोबारा पोजीशन तो वही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो सब चीज़ें होंगी तो खाली ये हो जाएगा। अगर इनको ये लग रहा है कि ये सारी, तो ये जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ये सब कराची में कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ, इस बात में हम क्लियर हैं कि चूँकि कराची पार्ट एंड पार्सल सिंध का है तो सिंध डेफिनेटली सिंधी उसको लीड करेगा या उसको लीड करता है। बट ऐसा नहीं है, वो दूसरे दोस्तों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं जो भी उसमें वो होता है, काबिल होता है या आगे बढ़ता है। जैसे आपके मेयर है मुर्तज़ा वहाब साहब, सही है। अब अगर आप
उसकी बात करें तो उर्दू स्पीकिंग उर्दू है, स्पीकिंग, बिल्कुल वो सही। चला रहे सिस्टम को। आपके गवर्नर कौन है, वो भी उर्दू स्पीकिंग है, सही है। इसी तरीके से आप डिफरेंट दूसरी जगहों पे देखेंगे तो डेफिनेटली हर कम्युनिटी के, हर जुबान के लोगों को यहाँ पे मौजूद है। कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हल नहीं है। हाँ, मेजोरिटी चूंकि पूरे सिंध की जब बात करते हैं, कराची तो एक डिवीज़न है, जब सारी डिवीज़न मिल के वो बनती हैं तो डेफिनेटली जो मेजोरिटी में होता है वो गवर्नमेंट में आता है। बट उनकी रिजर्वेशन को मेरे ख्याल से दूर करना चाहिए। उनसे भी मैं यही कहूँगा कि हम जितना टूटेंगे हम उतना वीक होंगे। तो बेहतर ये है कि आप सब मिलकर चलें और इसी में ही बेहतरी है। असद साहब, यही सवाल के जो बात की जा रही है, क्योंकि एक मुतालबा बार बार ये होता है जिसकी आपने बात करी, एनएफसी अवार्ड की तरह पीएफसी अवार्ड भी होना चाहिए, मिलना चाहिए, और प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड की भी वो बात करते हैं, नीचे आना चाहिए, बिल्कुल उनकी अवार्ड बात होती है। तो सर वाकई में आप एग्री करते हैं ऐसा होना चाहिए, डेवल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए? 100% होना चाहिए। 100। ये सूबे की डिमांड तभी आ रही है, ये है तो डिमांड फेक है। ये जो भी कह रहा है कि सिंध डिवाइड हो जाएगा, वो अहमकों की जन्नत में रहता है। ये एक सिविलाइजेशन है, ये एक सूबा नहीं है। ये पंजाब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है। आपका केपी के जहाँ से दरिया सिंध चलता है, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाता है। इसकी एक रूहानी कैफियत है। मैंने परसों भी कहीं पे बोला था, आमिर साहब मौजूद थे। देखें, हमारे जो पाकिस्तान है उसका खालिक जो है वो, आवाज़ आ रही है आपको? हमारा जो पाकिस्तान है उसका जो खालिक है, या तो वो बंगालीज थे या जो है वो आपका सिंध सूबा था जिन्होंने पहले रेजोल्यूशन किया था। और सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी, जानी माली कुर्बानी दी तो वो ये महाजिर थे, ये उर्दू स्पीकिंग थे, जो वहाँ से एक नए मुसलमान मुल्क के लिए वहाँ से निकले थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आने के बाद जब आपको राइट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो लाजमी है आप डिमांड्स तो करेंगे ना। अब आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि नए सूबे भी आप बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड जो है वो इलीगल है। इलीगल डिमांड कोई नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है कि भाई इसके पीछे आपकी नीड्स क्या है, आप अपना केस कैसे प्लीड कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आइन में जो है वो लिखा हुआ है कि ये ऐसे होना चाहिए तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको मिला के चलना है। तो उस हवाले से जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, नए यूनिट्स बनाना ऐसे ही होगा कि जैसे आप सिंध तो नहीं टूटेगा या सिंध को तो नहीं होगा, पाकिस्तान की जो है ना वो एग्जिस्टेंस का इशू बन जाएगा। और हम सारे पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो भी माजी में हुआ, झगड़े हुए, सिंधी, महाजर, पठान, पंजाबी, ये वो सारी चीजें, लेकिन लोगों में सेंस आ गया है, लोग लिखे पढ़े हो गए हैं, सोशल मीडिया ने लोगों को कनेक्ट कर दिया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, मेरे घर में मैंने जो है वो इब्टाबाद से शादी की हुई है, मेरे घर में जो है वो बहू मेरी अभी आई है, वो पंजाब से है। मैं बेसिकली सिंधी हूँ, मैं सिंध के राइट्स के लिए लड़ता हूँ। मैं जितनी सिंधियों से मोहब्बत करता हूँ अपने उतनी उर्दू स्पीकिंग के साथ करता हूँ। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि मोहब्बत का पैगाम पहुँचाए, बड़ा बन जाए। इवन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है जो आजकल बड़ी ताकतवर है, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको, सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े से नहीं होती। ये क्या है कि जब प्रॉपर्ली आप देखें, कराची के हालात तो देखें, हमारा इंटीरियर तो तबाह हो गया। मैं पीर पागड़ा साहब का कज़न हूँ, एक मिसाल दूँ आपको। हमें इंटीरियर में सादात होके भी एक रेस्पेक्ट मिलती है कि रात के अंधेरे में जब गांव में निकलते थे, ईद के दिनों में रात को 2-2:30 बजे पहुंचते थे, वहां पे डाकू शाकू होते थे, उनसे हम नहीं घबराते थे। जब करीब आते थे कहते थे कि भाई पीर पागड़ा साहब के रिश्तेदार हैं, तो हमको छोड़ देते थे। आजकल ये हालात भी बड़े खराब हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ कराची में फेल हुई है, लेकिन वहां पर भी हमारे एलिगेशन पीपल्स पार्टी के ऊपर है। तो कराची के हालात, इंटीरियर के हालात एक जैसे ही है। और ये कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है। और जिस तरह से, और देखे आपस में बैठे हैं, अगर ये डिमांड कर भी रहे, कहां से आएगी 2/3 मेजॉरिटी आपकी नेशनल असेंबली में, कहां से आएगी 2/3 मेजॉरिटी आपकी सेनेट में। फिर वहां से अगर आपने करवा भी लिया तो प्रोविंशियल असेंबली की भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये एक आमकों का ख्वाब है, बस लोगों को। बातगश ये भी हो रही है, जो मेरे मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई, कि हो सकता है कुछ ऐसी क्लॉज लेके आ रहे हैं कि नए सूबे का कयाम करने के लिए प्रोविंशियल हुकूमतों की मेजॉरिटी की जरूरत नहीं हुई, यानी कोई करारदाद लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बात भी नहीं। आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, आप लिख लें भले, 244A आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है कि जब भी नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आप बनाएंगे, सूबे बनाएंगे, तो सबसे पहले बिल जो है वो नेशनल असेंबली में आएगा। 2/3 मेजॉरिटी माने 67% मोर देन आपको चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो सेनेट में जाएंगे, वही आपको मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ तक इट डजंट क्लोज दी चैप्टर। फिर आपको सिंध को बांटना है तो सिंध की प्रोविंशियल असेंबली जो है, फिर वहां पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इतना रिजिड प्रोसीजर है कि ये हो ही नहीं सकता, फिजिबल नहीं है। फिर हंगामे हो जाएंगे। जैसे इन्होंने, आमिर साहब ने सही कहा
कि आजकल जो क्या उर्दू स्पीकिंग सिर्फ जो है वो नुमाइंदा है कराची के, पहले हुआ करते थे 80s में जब हम नए नए कराची में आए थे, किसी से सिंधी बोलते थे, कोई पंजाबी, तो सारे आगे से उर्दू बोलते थे। तो आजकल के हालात देखें, आप किसी से जाएंगे सिंधी में बात करेंगे, सिंधी में बात करेगा। यहाँ के लोग जो है वो सिंधी सीखना शुरू हो गए। हमारे पठान जो हैं, बहुत सारे MMC के कैंडिडेट्स हैं, पंजाबी हैं, वो कराची बार में क्योंकि सिंधी वकला की तादाद ज्यादा हो गई है तो वहां पे कराची में जो है वो सिंधी में वोट मांगना शुरू हो गए। लाजमी है, एक सिविलाइजेशन अपना एक कैफियत रखती है, वो कभी नहीं छोड़ेगी आपको। ये डिस्कशन की हद तक तो ठीक है कि आप सियासत खेल के बड़ी डिमांड करके आप छोटी डिमांड ले लें, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन ये जो है वो ख्वाब किसी का कभी पूरा। आमिर साहब, ये जो बार बार बात की जाती है, मसला ये पैदा होता है कि कराची के जो हम हालात पे बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, आप मैं हम में से कोई भी सेफ नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी पीने का गंदा आ रहा है, वाटर टैंकर माफिया ऑन पीक्स है, रोड टूटे हुए हैं, खड्डे हैं, गटरों पे ढक्कन नहीं है, इंतजामी फेलियर तो है। तो सर क्या करना चाहिए सुबह हुकूमत को ताकि ये मसाइल तो पहले बेहतर हो सके? देखें, जब 26वीं अमेंडमेंट आई थी तो कह रहे थे कि इंसाफ लोगों को तेज़ी से नहीं मिल रहा। 27वीं अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए बना दी गई है कि ताकि क्रिमिनल जो केसेस हैं लोगों के सारे वो तेज़ी से चले। ये सब कुछ हुए भी 2 साल तकरीबन हो गया, साल 27 को, 2 साल उसको। आज मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील अब टेकअप हुई है मर्डर केस की, जिसमें जो वकील साहब थे, स्टेट की काउंसिल थे, उन्होंने बताया कि इनमें से 4 तो बरी हो गए और एक जो है उसका इंतकाल हो गया है। देखिए, ये सब डिपेंड करता है नीयत पे। अगर सब स्टेक होल्डर्स एक पॉजिटिव अप्रोच से, एक अच्छी नीयत से बैठ जाएंगे मिलकर, तो हर चीज़ मुमकिन है। हाँ, अगर एक नारेबाजी की हद तक है कि भाई ये किसी एक चीज़ को टारगेट कर लेना या कुछ करके और फिर उसमें आप ये कह दो कि ये सर्विस सही नहीं कर रहे, ये काम सही नहीं कर रहे, और उसके बाद आपको कि भाई चलो इनको हटा दिया जाए और अब क्या है कि इसका इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया जाए, चले आपने ये कर दिया, कल आप बोलेंगे कि भाई हैदराबाद में भी काम सही नहीं हो रहा है, इसका भी एक कर दें, आगे चलेंगे सक्खर में भी काम नहीं हो रहा है, परसों मीरपुर खास में, परसों लाड़काना में, उसके बाद दादू में, ये क्या सारे सूबे बनते जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, ये हल नहीं है। सही इसी तरह अगर आप पंजाब में चले जाएं, बोले आज मुल्तान में, परसों रहीम यार खान में, उसके बाद फैसलाबाद में, उसके बाद ननकाना में, उसके बाद लाहौर में, उसके बाद शेखुपुरा में, उसके बाद सरगोदा में, इस तरीके से क्या वहाँ पे भी सारे सूबे बनते जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं, सूबा हल नहीं है। अगर काम के लिहाज से आप बात करोगे, काम के लिहाज से सिर्फ एक ही चीज़ हल है, वो है नेक नियति। अगर आप सब मिलकर स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, ज़ाहिरी और बातनी, ये मिल के अगर बैठ जाएं और एक पॉजिटिव अप्रोच से बैठ जाएं तो ज़रूर जो है जितने भी काम है ये होंगे आपके सामने। जब काम करना होता है ना, अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है या उनके कोलैबोरेशन में जो भी लोग हैं सही है, वो डिसाइड कर लेते हैं ना, जबकि हमने कोई काम करना है तो वो फिर वो करते हैं। हाँ, जब वो नहीं डिसाइड करते हैं या वो कोई इशू क्रिएट करना होता है तो फिर इशू क्रिएट होता है। तो मेरे ख्याल से ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो आमिर साहब, आपका पॉइंट अगर ब्रेक का कहा जाए, नाज़रीन अब एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ पाकिस्तान के 2 मायानाज़ कानूनदान एडवोकेट आमिर नवाज़ वराइस साहब और पीर असदुल्ला शाह राजदी साहब मौजूद हैं। असद साहब, ये जो बात की जा रही है बार बार कि कराची के हालात के मद्देनज़र रखते हुए सुबह को कायम अमल में लाया जाएगा, कराची के हालात में आमिर साहब से सवाल किया, बताया कि टूटी हुई सड़कें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आप क्या समझते हैं इस बारे में? इसका एक ही हल है, क्योंकि ये चीज़ तय हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 15 साल से 18 साल से सूबे में बैठी हुई है और बाय ऑल इंफॉर्मेशन, बाय ऑल मीन्स, इट इज़ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस। नंबर 1, ये वजह मेन है कि ज़माने में पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। क्या वहाँ पे जो है वो भुट्टो साहब के नज़रियात पे डिस्कशन हुआ करता था? क्या ये बुक्स पढ़ते थे, इनके साथ बैठते थे तो बड़े मौलम लगते थे, बड़े सियासतदान लगते थे? अभी आप सारे जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, आप इनकी एजुकेशन देख लें, आप इनके बोलने का स्टाइल देख लें, इनके अंग्रेज़ी के तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होंगे, उर्दू में सही बात नहीं कर पाएंगे। और ये जितने भी इदारे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट यानी रियासत का हिस्सा है। ये सिंध गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यानी ये सीधी सीधी एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आप अंदाज़ा करें, जैसे मिसाल दूं मैं आपको, आप नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, मैं आपको क्लू अभी दे देता हूँ।
एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है वो सैलरीज लेते हैं, ये एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जिसको प्रोसिक्यूटर जनरल कहते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोअर लेवल से सिविल जज से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक इनके एम्प्लॉइज हैं। इनकी वफादारी आइन और कानून में सबसे पहले सिंध सूबे के साथ होनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए। ये 90% लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वकला हमारे पीपल्स पार्टी के कारकुन, और उनकी वफादारियां, वो जो कानून में लिखा होता है कि जब भी मेरे सामने केस आएगा जो मैं चलाऊंगा तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने सियासी वाबस्तियों को, ये अलल ऐलान जो है वो कैंडिडेट्स खड़े करके आमिर नवाज साहब के सामने, मेरे सामने ये अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करते हैं और अब वो सरकारी वकील होके उनकी कैंपेन करते हैं। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी, कम्युनिकेशन में आ जाएं, रेवेन्यू में आ जाएं, सब में आ जाएं, ये सिंध हुकूमत की सर्विस नहीं कर रहे, ये अपने अपने वडेरों की, वहां जो झूठे पीर बने बैठे हैं उनकी सर्विस करते हैं। और आप वहां जाएंगे, क्योंकि देखें हुकूमत का क्या काम क्या होता है। जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है आईन पाकिस्तान में, जो हुकूक है, उन हुकूक को लोगों को दिलवाने के लिए 3 ऑर्गन्स जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर, मुकन्ना, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं, फिर वो एक होती है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जिनको प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स कहते हैं, 5 साल में चले जाते हैं। इनको एड देते हैं परमानेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये सारी मिलके देते हैं। इनके ऊपर चेक रखने के लिए एक जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी होती है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लेकर नीचे सिविल जज तक जाती है। आप अंदाजा करें कि यहाँ पे जो आपने मुझसे सवाल पूछा, ये सब के सब जो लोग हैं ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज के भरे हुए। जुडिशरी, इन्होंने सही कहा कि आजकल जो है वो एग्जीक्यूटिव का तादाद जो है वो इसमें जुडिशल कमीशन में ज़्यादा हो गया। जितने भी तकरीबन जजेस आते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई एमकेएम ने नाम दे दिया, पीटीआई तो वैसे ही अताब में है, वहाँ से नहीं आता। आ जाए वहाँ पे पंजाब में फिर भी आप देखें, नो डाउट कि ये झगड़े अपनी जगह पे हैं कि 45 फॉर्म की है, 47 की है, ठीक है, ये कोर्टों में केसेस पेंडिंग, हम इस पे बात नहीं करते। लेकिन पंजाब में नून लीग फिर भी वहाँ पे काम करती है। वहाँ के रोड रास्ते देखेंगे, वहाँ पे एक मरियम नवाज ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सरकार के जो ट्रेजरी में पैसे जाते हैं, ये जो हम टैक्स देते हैं, ये अपने घरों में ले जाते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमारे सामने हमारे पैसों से घूमते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैं कहता हूँ कि रियासत को सोचना चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, ये नून लीग की गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सोचना चाहिए कि आपने सिंध को जो है वो पीपल्स पार्टी के एक करप्ट गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, तभी ये जो आवाजें आती है। नहीं तो आपका जो सवाल है, होना क्या चाहिए, अगर सूबा ना बने तो उसका हल क्या है? वही मैंने बताया कि जब तक आप जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट से अलहदा नहीं करेंगे, उनको आज़ाद नहीं करेंगे, मैं तो ये भी कहता हूँ, देखें लोकल गवर्नमेंट में आप क्या देंगे, मास्टर प्लान सारा उनके पास चला जाएगा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सारा उनके पास, सेवरेज उनके पास चला जाएगा, गलियां, पार्क्स, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, बाहर प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे लोकल गवर्नमेंट में आते हैं दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में से। लेकिन उसमें जैसे सिंध सूबे की गवर्नमेंट में वफाक इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स में भी सेपरेशन हो गई। तो ना प्रोविंस इंटरफेयर कर सकता है, ना वो हर एक की एक इंडिपेंडेंट चीज होगी। और उसमें एक चीज मैं आपको ध्यान में डालूं, देखें इसके साथ साथ जो है वो पुलिस का निज़ाम भी आज़ाद होता है। वो आपके, मैं उस दिन थाने पे चला गया, कराची बार में इतना बड़ा रेगिंग का केस हुआ, एक एसएचओ कह रहा है कि सर डीआईजी से बात हो रही है और वो पूछ रहे हैं पॉलिटिशियन से। अरे एक सीधा सीधा लॉ में लिखा हुआ है, आप पॉलिटिशियन से कैसे पूछेंगे? तो ये हालात हो गए। जब तक इस पुलिस ये होता क्या है, एक जगह से तो पीपल्स पार्टी की पूरी गवर्नमेंट चोर, ऊपर से जो हमारी चोरी पकड़ने वाले जो इदारे हैं जैसे पुलिस है, एंटी करप्शन है, नेब है, वो भी इनकी हिफाजत के लिए लगी हुई है कि इनका लूटा हुआ माल को ले ना जाए। तो वो कहते हैं ना, एक शायर का कहता है कि कत्ल का मेरे इल्जाम था जिसके सर, कत्ल, ये मुल्क कत्ल हो गया, ये माशरा कत्ल हो गया। कत्ल का मेरे इल्जाम था जिसके सर, मसनदे अदल पर बैठा है वही जलवागर, और कितनी सादा है बज़मी मेरी बेबसी, अपने कातिल से ही कहता हूँ इंसाफ तो कर। दिस इज द रियल सिनेरियो। असद साहब का पॉइंट है कि आमिर साहब फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात की असद साहब ने। अब जो मौजूदा हालात हैं, मैं कराची बार के इलेक्शंस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी ऐसी बात कर शुरू हो चुकी है कि किसी तरह इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है। आप कैंडिडेट कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था ना कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके बैठना पड़ेगा। कराची बार का जो इलेक्शन है
उसमें एक बड़े लेवल पे इंटरफेरेंस हुई है और उसमें चाहे आप गवर्नमेंट को कह लें, चाहे जो बिहाइंड द गवर्नमेंट है या कोई और लोग कह दें, सही है, उन सब ने उसमें अपना रोल प्ले किया और किसी न किसी इवन हमारे अपने बाहर के लोग कह लें कि किसी न किसी तरीके से उन्होंने इसको कराची बार की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया। हमारा पहले इलेक्शन था 13 दिसंबर को, तब हमसे कहा गया कि चूँकि पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है तो उसको 18 में कर दें। 18 दिसंबर में जज साहब की तबीयत ख़राब हुई तो हमें अल्टरनेट कोई जज नहीं मिल सका और उस टाइम पे वो फिर एक डिले पे गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक इलेक्शन कमीशन को मुकर्रर किया, तालपुर साहब को, उनको सोशल मीडिया पे हमारे वहाँ के जो वकला थे, जो पार्ट एंड पार्सल थे डीरेलिंग प्रोसेस के, उन्होंने अपने पेड लोगों के ज़रिए उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने डिसार्ट होके इलेक्शन कमीशन से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा एक डेट दी गई, उस डेट पे जो है इलेक्शन नहीं हुआ, वो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से स्टे लेकर आ गए। फिर उसके बाद एक और इलेक्शन की डेट दी गई और उसमें वो डब्बे भर के लेके आ गए। तो ये जितना भी प्रोसेस है, ये ज़ाहिर है ये वकला का इलेक्शन था तो इसमें फॉर्म 47 इंट्रोड्यूस करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि 90 कैंडिडेट्स हैं, गिनती के वोटर होते हैं और हर कैंडिडेट के लोग पोलिंग बूथ पे होते हैं और वो सब वकील होते हैं, वो बोल्ड होते हैं, वो चीज़ों को भी समझते हैं, वो स्टैंड लेना भी जानते हैं। तो उन सब को पकड़ा। फिर हमने इनसे कहा कि आप हमें CCTV फुटेजेस दे दें, चाहे कोर्ट में कुछ तो आरोज जो थे, जैसे अभी शाह साहब ने कहा कि वो गवर्नमेंट अब मुनासिब नहीं लगता है हमें उस लेवल पे इनको करना, लेकिन उनको खुद शर्म करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सही, वो भी हमारी बेइज्जती है। वो कैमरा कोई ऊपर कर रहा है, कोई थैले बैग्स लेके भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है। फिर उसके बाद ये सब हुआ तो हमने कहा कि भाई हमें आप CCTV फुटेजेस दे दें। CCTV फुटेजेस का फिर इशू आ गया। फिर फर्दर डिफरेंट एक नामालूम FIR कट गई। फिर शाह साहब ने उसमें एक प्रोटेस्ट भी किया। ये सारी चीज़ें हैं। देखें, अब जो मैं कहूँगा वो ये कहूँगा कि ये जो इस लेवल तक आकर चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक बार थी या है जो आवाज़ उठा रही थी इन तमाम इलीगलिटीज़ के ख़िलाफ़ या दीगर चीज़ों के ख़िलाफ़, वो कराची बार एसोसिएशन थी जो स्टैंड ले रही थी। तो आज कराची बार एसोसिएशन पिछले 6 महीने से यतीम है, समझ लें, या 5 महीने से यतीम है। और अब दोबारा एक जो है हम सब दोस्तों ने मिलके एक जो है बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया है और उनको विद इन अ मंथ इलेक्शन होल्ड करना था। आज मेरा ख्याल है 13-14 दिन या 15 दिन हो गए उनको भी, और तो उन्होंने अभी तक कोई एज सच अपडेट नहीं दी है। लेकिन हमें पता चला है कि क्योंकि सिंध बार काउंसिल ने कहा था कि भाई हम पैसे देंगे जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, तो उन्होंने कोई सुनने में आ रहा है, हम सोशल मीडिया की पोस्टों के ज़रिए देख रहे हैं कि शायद कोई बजट दिया उनको इलेक्शन करवाने का। हो सकता है उस बजट के बाद वो कोई अपना लाएमल दें या जो भी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं, इससे सिर्फ नफ़रत का माहौल पैदा हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। अब लोगों में एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है और बहुत सारे चेहरे बेनिकाब हो रहे हैं जिनको वकला बरादरी में एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता था, लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद वो सब बेनिकाब हुए। आज वकला समझ रहे हैं कि आज हमारी बार को किन लोगों ने यतीम किया है, क्यों यतीम किया है और किसके कहने पे किया है, और आगे भी अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो हमें कुछ नहीं है। देखिए, हम अगर इलेक्शन होता है, कोई भी जीते, ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मैं बोलूँ तकब्बुर में कि मैं जीतूंगा या शाह साहब कहें कि हम नहीं, हम सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी जीतता है, सही, प्रोसेस नहीं रुकना, एक प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस होना चाहिए। हाँ, प्रोसेस ना कराने का मकसद है कि आप एक मजबूत आवाज़ जो सिर्फ
पूरे पाकिस्तान में तो थी और सिंध के इश्यूज़ पे भी जो ख़ास तौर पे मुख्तलिफ अहम इश्यूज़ पे स्टैंड ले रही थी, उसको साइलेंट करने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान और फिर सिंध के साथ एक ज़्यादती कर रहे हैं। और इस तरीके का जो प्रोसेस है ये इवेंचुअली जो लोग इनको डीरेल कर रहे हैं ये उनके लिए एक शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। असद साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 की जो मैंने बात की कि इलेक्शन जिस तरह से डिरेल किए जा रहे हैं, पिछले दिनों जो केयर टेकर हुकूमत थी उन्होंने भी इलेक्शन एक्सटेंड किए थे, ये पाकिस्तान में एक नया तासुर पैदा हो गया। क्या एक मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि इतने रोज़ के अंदर इलेक्शन हर हाल में होगा, वरना जो है कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई की जाएगी? हर जगह ये नज़र आ रहा है, लोकल गवर्नमेंट से लेके असल में क्या है कि बहुत सारा जो है वो, मैं तो इनको अपना सदर कहता हूँ क्योंकि अभी तक नई कैबिनेट नहीं आई। तो आमिर नवाज साहब भी हमारे जो है वो वैसे कानूनी सदर यही है हमारे, और इनके सेक्रेटरी हैं रहमान कुरैशी साहब। तो उस हवाले से अभी जो भी वहाँ पे बैठा हुआ है जलबानी साहब, हटा के हमने कंसेंट दी, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, इकट्ठी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे इलीगल बैठा हुआ है क्योंकि सिंध बार काउंसिल के पास जो है वो कराची बार का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का पावर वो खुद अपने हाथों से पाकिस्तान बार काउंसिल को दे के आए। और 7 अप्रैल का ऑर्डर जो है वो अभी तक इंटेक्ट है। हो सकता है इनके पास आ गए हो, लेकिन हमसे छुपा के रखते हैं, हमें देते नहीं हैं। तो जलबानी साहब जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके लिए ये हमारे आमिर नवाज साहब कह रहे हैं कि उनको बजट मिलने वाला है, वो वहाँ पे बैठ के जो है वो पूरी कार्रवाई चला रहे हैं। पूरी KBA के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, थानों पे भी फ़ोने घुमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इलीगल हैं और थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे। आजकल मेरे लिए इल्ज़ाम हो गया कि राजनीति साहब हर चीज़ पे लीगल नोटिस दे देते हैं, FIR कटवा देते हैं। अब ठीक है, कानून अगर किसी को दिमाग को नहीं रोकता तो कानून तो ऑपरेट करेगा। तो ये मिसकंडक्ट में जा रहे हैं जलबानी साहब, क्योंकि अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो उसकी अप्रूवल नहीं है। ये जितने भी काम कर रहे हैं, कल मेरे अलावा कोई भी पॉइंट आउट करेगा तो माशाल्लाह खुद भी लॉयर है, तो इज्तनाब करना चाहिए, नंबर 1 चीज़। दूसरी बात ये है कि कुछ जो है वो कोताही जो है वो हमारे जो लास्ट 2025-26 की जो 24-25 की जो इंतज़ामिया थी, जिनके सदर जो थे वड़ाई साहब थे, इन्होंने भी जो है वो दिसंबर में इलेक्शन वैसे कराची बार खुद कराती थी। और इनको चीफ जस्टिस जो पहले थे शफी सिद्दीकी साहब जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वो इनको 1 साल पहले मना करके गए थे कि आइंदा जुडिशरी आपके इलेक्शन नहीं करवाएगी। लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी उम्मीद में थे कि एंड टाइम पे मैं सदर हूँ और पूरी बार लेके जाऊँगा तो हो जाएगा। ये भी सही थे, लेकिन जो प्रॉपर वोटर लिस्ट बनानी होती है, उसमें से जो डेड वोटर्स हैं उनको निकालना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको ख़त्म करना, जो ड्यूअल मेंबर हैं मलिर के इंटीरियर सिंध से आते हैं, ये सारी चीज़ें ये तभी सिंध बार ने ले ली जब जो है वो हमारी ये इंतज़ामिया जो है वो इस मामले में फेल हो गई। क्योंकि हम तो लेमैन थे, मैं तो पहली मरतबा आया था सदारत का इलेक्शन लड़ने, 51-52 साल की उम्र में मैं हमेशा दूसरों को इलेक्शन लड़ाया। पिछली मरतबा आमिर साहब को खुद मैंने सपोर्ट किया कि नहीं यार अच्छा काम करते हैं, नौजवानों के लिए, उनके लिए भागते हैं, जगह जगह पहुँच जाते हैं, और मैं इनको पसंद करता हूँ। आपस में हमारे इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन हुआ ये कि जब इनकी कोई क्रिमिनलिटी नहीं थी, लेकिन इनकी कोताही हो गई, इनसे कोताही जो हो गई, तो जो इलेक्शन कमीशन जो था वो दिया हाई कोर्ट ने जो दिया, तो पहले दिन से जो इल्ज़ाम आ रहे थे कि भाई जो कोर्ट्स थी पहले आज़ाद हुआ करती थी 25-26वीं अमेंडमेंट से, उसके बाद क्योंकि ये स्टांस भी जो है वो आमिर नवाज वड़ाई साहब ने बनाया, क्योंकि ये सियासत करते थे, मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन इनकी बात मुझे बड़ी माकूल लगी कि वो जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी थ्योरी में जो है वो आज़ाद है, लेकिन उनके जो जजमेंट का रेशो निकलता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की तादाद अपॉइंटमेंट में 3 जगह पे, यानी जज को अगर कराची से उठा के लाहौर फेंकना है तो फिर भी जो है वो उसमें एग्जीक्यूटिव की तादाद ज़्यादा। एक नए जो है वो असदुल्लाह राशिदी को आमिर नवाज वड़ाई साहब को हाई कोर्ट का जज बनाए तो उसमें जजेस की तादाद कम और एग्जीक्यूटिव की ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन चाहिए तो फिर भी एग्जीक्यूटिव की, तो यानी ये कैंगरू कोर्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बन गई। लेकिन कानून में फिर भी लिखा हुआ है कि ये फैसले करने में आज़ाद है। अब कहाँ से पकड़ेंगे अदलिया को कि अदलिया आज़ाद रही है या नहीं रही? तो आप थोड़ा सा सर्वे करेंगे, गूगल से पूछ लेंगे कि 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट बनने से पहले की अदलिया की जजमेंट एंटी गवर्नमेंट कितनी है और उसके बनने के बाद कितनी है, दूध का दूध पानी का पानी। तो ये इदारे सिर्फ और सिर्फ, तो हुआ ये, तो अदलिया करवा रही थी ये कराची बार का इलेक्शन, तो अचानक जो है वो उनके कमिश्नर को जो है वो बकौल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के, जो हमारी बाद में पता भी चला, उनको हार्ट अटैक हो गया था। कि हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इकट्ठी प्रैक्टिस की है, डीजे साहब थे भाई। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि साहब का जज रहा हूँ,
मैं 3 मरतबा रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ। नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में रिटर्निंग ऑफिसर, 2 मरतबा मैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ। आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक मर जाए या उसको कोई अगवा कर ले या इनकैपेसिटेड हो जाए, तो उसमें से जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी के सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप 11 करोड़ जो है वो आवाम पोलिंग स्टेशन पे खड़ी हुई है, जैसे हमारे थे 13,000, सर ऐसे ही था 13,000 वकला जो है वो सीनियर जो 30% तो ऐसे थे जो इस जो चीफ जस्टिस हमारा बैठे हुए हैं उनके भी उस्तादों में काउंट होते हैं, वो 13 के 13,000 वापस चले गए। यानी आपने जब ये आमिर नवाज बड़ाई साहब वालों को जब ये इलेक्शन कमिश्नर दिया था तो आपने कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कानून में नहीं रखी थी, तो ये एक जो है वो मैं कहता हूं कि ये यहां से भी कोताही हुई, जैसे इनसे कोताही हुई कि वोटर लिस्ट इन्होंने सही नहीं की, चीफ जस्टिस साहब से अल्टरनेट अरेंजमेंट्स ना करने की वजह से ये कोताही हो गई। चले हमने माफ किया भाई, अदलिया है, हमने नहीं किया कि भाई ठीक है कि अदलिया के ऊपर इल्जाम लगाएं कि आपने गवर्नमेंट के कहने पे क्यों, कि ये सही कह रहे हैं कि जब तक कि क्योंकि सिंध बार जो है वो अब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा फोकल पर्सन है, वो अलग ऐलान कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, हालांकि बार ऑटोनॉमस बॉडी है। बार कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने नून लीग में ऐलान कर दिया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने पीपल्स पार्टी में ऐलान कर दिया, लेकिन हमारी सिंध बार ने ये अलग ऐलान कहा है कि हमने जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को ज्वाइन कर दिया है, तो उसकी ऑटोनॉमी तो वैसे ही चली गई। अच्छा, अब हुआ ये कि जब तक उन्होंने सोचा कि क्योंकि कराची बार जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बार है, भले वकीलों की तादाद कितनी कम क्यों ना हो, क्योंकि ये 4.25 करोड़ लोगों की नुमाइंदा जो है वो बार है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बार है। उस बार में अपने बंदे, जैसे ऊपर से फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट बनी, फिर यहाँ पे बनी, फिर यहाँ नीचे लोकल गवर्नमेंट में बनी, कौन जीत रहा था कौन नहीं जीत रहा था, तो इसलिए इनको फॉर्म 47 वाला सदर चाहिए था, सेक्रेटरी चाहिए था, वो उनका बन नहीं रहा था। ये तसलसल था 18 दिसंबर से लेकर 7 मई तक, और 7 मई में जो FIR उन्होंने कटवाई, वो FIR उन्होंने नामालूम लोगों के लिए कटवाई। फिर मैं चला गया, मैंने कहा कि मैं रिस्क उठाता हूँ, भले मेरा सियासी कैरियर तबाह हो तो तबाह हो, लेकिन मेरी माँ तो बचेगी कराची बार। मैंने इनको भी कहा, इन्होंने पूछा, हालांकि रेजोल्यूशन भी इन्होंने पास किया था हाई कोर्ट में कि फिल फॉर FIR होनी चाहिए। 24 घंटे गुजरने के बाद जिन्होंने कन्वेंशन किया था वो FIR कटवाने के लिए नहीं पहुंचे। तो मैं क्योंकि जज रहा हूं, मुझे कानून का पता है कि भाई क्रिमिनल साइड पे जितना आप डिले करेंगे उतना जो है वो केस आपका नया हो जाएगा। और जबकि केस प्रॉपर्टी जो फौज जो है बैलेट पेपर्स थे, वो जो CCTV फुटेजेस थे, वो सारे मेरे पास आ गए। तो उस हवाले से मैंने अपने जो है वो एक पटिशन फाइल की, जिसमें सारा जज साहब ने इतना बेहतरीन डिटेल्ड ऑर्डर किया कि भाई असदुल्लाह राजदी साहब को भी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर लो, हो सकता है कि मैंने रैगिंग की हो सकता है कि आमिर साहब ने की हो सकता है, लेकिन जितनी भी एविडेंस आई उसमें ना आमिर नवाज बड़ाई साहब का कोई हिस्सा था, ना असदुल्लाह राजदी साहब का हिस्सा था, वो जितने लोग थे गवर्नमेंट साइड वाले। और हैरत की बात, आपने कभी सुना है आपने कभी सुना है कि इलेक्शन कमिश्नर या रिटर्निंग ऑफिसर्स खुद जो है वो किसी कैंडिडेट की कैंपेन चलाते रहे? ये अंधेर नगरी और चौपड़ राज ये पहली मर्तबा आपको नजर आएगा यहाँ पे, जिस वजह से इनके ऊपर केस पूरा फिट हो गया। अब अगर अदलिया ने कोई सहारा नहीं दिया इनको, तो फिर ये पक्का कन्विक्शन। अच्छा साहब, ब्रेक का कहा जाए, नाज़रीन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं। कराची बार के मुतालिक गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ ही रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची बार के मुतालिक गुफ्तगू जारी है। आमिर साहब, सवाल वही अपनी जगह बरकरार है, जैसे वकला बरादरी के अंदर या इंतखाबात में शफाफियत नहीं रही, खबरें ऐसी भी गर्दिश करती हुई सामने आई कि पैसे भी चल रहे थे, इलेक्शन रिगिंग की कोशिश की गई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सर आवाम का, यानी हम जैसे आवाम का वकला बरादरी पर एतमाद कैसे रहेगा? एक तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ, जो शाह साहब बात कह रहे थे, बेसिकली इलेक्शन कमीशन देने का इशू नहीं था। इलेक्शन कमीशन हम दे देते, लेकिन वो मुतज़ाद रहता, इसलिए हमने ये कोशिश की कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो, और वो एक ही सूरत में हो सकता था कि वो थ्रू जुडिशरी हो। जब जुडिशरी ने हमें इलेक्शन कमीशन दे दिया, इलेक्शन का डे भी फिक्स हो गया, पोलिंग भी इनफैक्ट कुछ जगह पे शुरू हो गई, और तब अचानक से खबर मिली कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको हार्ट अटैक हो गया। तो इसमें पिछले साल की कैबिनेट का कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर चीफ जस्टिस हमें इलेक्शन कमीशन ना देते, प्रीवियस डायरेक्शन के मुताबिक वो कहते कि भाई हम नहीं दे रहे, चलो अब तो कहीं ना कहीं ये कह सकते थे हमारे दोस्त के भाई इसमें जो
रिस्पॉन्सिबल है वो प्रीवियस कैबिनेट है, लेकिन जब उन्होंने हमें इलेक्शन कमीशन दे दिया तो वो एक्सक्यूज बाकी नहीं रहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन दे दिया गया था और इलेक्शन डे पूरा ऑर्गेनाइज भी हो गया था। अब रहता है वोटर लिस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है। देखें, हमारे पास ऐसा होता है कि बहुत सारे वकला ऐसे हैं जो अपने पास ऐसे अपडेट नहीं करते, एक तो जिन वकला का इंतकाल हो जाता है, या डीवल का जहाँ तक है वो सिंध बार काउंसिल डेटा मैच करती है, बट रूटीन में यही होता है कि जो लिस्ट चल रही थी वही लिस्ट होती है और उसमें जो नए लोग आ जाते हैं उनको ऐड कर देते हैं। चले, सिंध बार ने उसमें जो भी कोशिश करने की कोशिश की कि डीवल की या दूसरी जैसी भी है उस पर मैं बहस नहीं करता कि क्या है क्या नहीं। हमने कहा कि जो भी आपको बेहतर लगता है आप कर दें, सही। अब रहता है कि लोगों को वकला से सीखना चाहिए कि 4 बार इलेक्शन हो गए, इलेक्शन को खींचने की, इलेक्शन को रिगिंग करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वकील स्टैंड लेके खड़े हुए, वकील पीछे नहीं हटे, अभी तक उनको कामयाब नहीं होने दे रहे। ये ही बेसिकली जनरल पब्लिक को भी सीखना है कि जब उनका इलेक्शन है, पूरे जो आपकी इलेक्शन कैंपेन होती है, पूरी आपकी मेहनत अपनी जगह होती है, लेकिन जो इलेक्शन डे जो आपका वर्क होता है वो एक जगह होता है, सबके बराबर होता है। उस दिन आपको वॉच करना है। अगर ये जिस तरीके से हमने ये पकड़े, अगर ये तकरीबन दिन के 12 बज जाते, 1 बज जाता या 2 बज जाता, फिर तो कोई नहीं मानता, वो बोलते बस हो गए। फिर कैसे वो, ये तो सुबह 9:15 बजे, अब उसमें भी जाहिर है हर दोस्त अपनी जगह केयरफुल था, और इन्होंने जिस तरीके से कैमरे ऊपर करने की दीगर कोशिशें की, जैसे शाह साहब ने कहा कि ये थोड़ा जल्दी में हो गए या कुछ, तो इन्होंने जो चीज़ें भी की तो वो सबके सामने घबरा गए थे वो, उन्होंने जिस तरीके से। तो हमारा ये कहना है कि डेफिनेटली इश्यूज आते हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए अभी तक। हाँ, जब कामयाब हो जाए फिर लोग कह सकते हैं कि यार ये वकला से भी उनका हक ले रहे हैं, बट डेफिनेटली हमें भी बहुत सारे फोरम्स पे लड़ना पड़ रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जब हम रिगिंग प्रोसेस को पकड़ते हैं, फिर उस पर स्टैंड लेते हैं, फिर उस पर एक बोगस FIR हो जाती है, सही है। अब जहाँ तक शाह साहब का ताल्लुक है, शाह साहब अपनी जगह पे सही FIR से रेलेवेंट। हमारा डे 1 से ये मौका था कि भाई सिंध बार काउंसिल को सारे, अगर वो समझते हैं कि उनका इस सब में कोई कसूर नहीं है, वो सिंध बार काउंसिल की CCTV फुटेजेस निकाल देते। मैंने जो तारीखें 4, 5, 6, 7 4 दिन की मैंने बोला था, 24 घंटे की सिंध बार काउंसिल की CCTV फुटेजेस निकाल के रखे थे। वैसे तो सिंध बार काउंसिल छोटी बात की CCTV फुटेज निकाल देती है, उसकी CCTV फुटेजेस निकाल के, और 7 तारीख को जो इलेक्शन वाले दिन कोर्ट रूम्स थे उन सब की CCTV फुटेजेस निकाल देते, सारा निकाल के, कोई भी गलत होता उनके पास एविडेंस मौजूद था, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। बट हमने ये नहीं कहा था कि आप इस तरीके से कोई बोगस FIR करके या कुछ और करके। खैर, अब चूंकि ये वकला का है, दोनों साइड हम वकला है, सही है, ये इशू चल रहा है, उस पर शाह साहब एक स्टांस लेके खड़े हुए हैं, हम सब दोस्त भी अपनी जगह पे स्टांस लेके खड़े हुए हैं कि ये रिगिंग का जो प्रोसेस हुआ है ये गलत हुआ है, और इसके खिलाफ हम जो भी अपने पार्ट का पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं करेंगे, और जो भी लोग हैं जो सारी साजिश में इन्वॉल्व हैं उस सबको कोशिश करेंगे कि बेनकाब हो, और जिस हद तक हो सकता है। क्योंकि अभी हम चीज़ें देख रहे हैं, एक हाई कोर्ट में भी पटिशन लग गई, इसी दौरान हाई कोर्ट ने भी कोई स्टे कर दिया FIR पे, या मेरा ख्याल है बयान पे वो शाह साहब ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। इवेंचुअली सिर्फ इतना कहना है कि इंशाअल्लाह ताला कराची बार एसोसिएशन के वकला जो हैं बड़े गयूर वकला हैं, बड़े बहादुर वकला हैं, और इन्होंने हमेशा स्टैंड लिया है, और वो इंशाअल्लाह ताला अपना जो इलेक्शन है ये चोरी होने नहीं देंगे। मेरिट पे जो भी चाहे जीत जाए, उस पर कोई इशू नहीं। लास्ट शाह साहब, लास्ट लीव कमेंट्स, 2 मिनट बचे प्रोग्राम खत्म। 2 मिनट बहुत है सर, सारी बातें सही हैं आमिर साहब की, मुझसे सियासत में सीनियर हैं और बड़ी इन्होंने खदमतें की हैं वो अपनी जगह। एक मुझे इनसे गिला है, ये तय है कि दिसंबर से लेकर 7 मई के इलेक्शन को चोरी करने के जितने भी एविडेंस जो है, हम बगैर एविडेंस के अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस हो जाएगा। सर ऐसे ही पूरी एविडेंस जो है वो सिंध बार काउंसिल के उन लोगों के या उनके पीछे हैंडलर्स हैं उनके पास, या AG या PG डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है सर। लेकिन दिसंबर से लेकर आज 7 मई को जो इलेक्शन कैंसिल हुआ, आज जो मैं आपके सामने बैठा हुआ अकेला पीर असदुल्ला राशिदी लीगली और ग्राउंड पे लड़ रहा है, मुझे ना आमिर नवाज बड़ाई साहब की टीम नज़र आती है, ना जो है वो हाई कोर्ट बार में इनके जो सपोर्टर्स हैं वो मुझे नज़र आते हैं। मुझे इनसे ये गिला है कि खुदा रहा अगर KBA से आपको जो मोहब्बत है, जो मुझसे ज़्यादा आप वहाँ पे बैठे हुए, आप आए मेरे हाथ मजबूत करें तो दूध का दूध पानी हो जाए। सर पॉइंट आ गया सर, उसमें मैं एक छोटी सी बात, उसमें मैं इतना सा कहूँगा कि अगर हम खड़े होंगे तो वो ये कहेंगे कि शायद
वड़ाइच को सीट का इंटरेस्ट है, कुछ और है, ये कह रहा है किसी तरीके से हार जीत तो अल्लाह के हाथ फिर में। सर वोकला वो- कहते हैं कि सही, दोनों विकेट के दोनों तरफ खेल उनका रहे हैं। ये कहना है कि ये हमारा वोकला ये कहते- ओपोनेंट है, नहीं, नहीं। ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हम नहीं, साजिश इसमें नहीं कर क्या? रहे, हम फेयर बात कर रहे हैं। आपको क्या साजिश करेंगे? फॉर टाइम नाज़रीन, आप पूरी गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक जरूर अच्छा, दीजिएगा। आपके दैट्स ऑल मैसेज फॉर होना टुनाइट। चाहिए कभी। अल्लाह हाफिज़।